पेज नंबर 149, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में दे रखा है एल एम एन एन। एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स P and Q such that L, M, and N cut off equal intercepts AB and BC on P. Show that L, M, and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसकी फिगर दे रखी है और क्वेश्चन का जो मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए इसकी। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिएगा, तीन पैरेलल लाइंस दे रखी हैं एल, एम और एन। तो एक तो ये हो गई बेटा एल, एक ये हो गई एम, और एक ये हो गई एन। एल, एम और एन, ये तीन पैरेलल लाइंस हो गई। और इसके बाद में इन्होंने बोला कि यहाँ पर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स पी एंड क्यू। तो एक ट्रांसवर्सल ये दे रखी है पी, इसको बोल दिया पी, स्मॉल पी। और एक ट्रांसवर्सल दे रखी है क्यू, ये यहाँ पर है क्यू, ये पी है और ये क्यू है। तो दो ट्रांसवर्सल दे रखी है और इन्होंने बोला कि कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी। तो जो फिगर है मैं एग्जैक्टली वही ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, तो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है सी, ए बी सी। और फिर राइट में दे रखा है डी, ई और एफ। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि एल, एल एम एन पी ट्रांसवर्सल्स हैं पी और क्यू सच दैट एल, एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी ऑन पी। तो इंटरसेप्ट का मतलब पता है क्या होता है? जैसे हम लाइन की बात करते हैं, तो लाइन सेगमेंट होते हैं। लाइन सेगमेंट को अगर मान लीजिए हम इंटरसेप्ट की बात करें, तो इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि लाइन के छोटे छोटे टुकड़े, लाइन के छोटे छोटे टुकड़े। तो इन्होंने बोला कि जो ट्रांसवर्सल पी है ना, वो इक्वल इंटरसेप्ट कट ऑफ करती है, इक्वल इंटरसेप्ट कट ऑफ करती है ए बी और बी सी की फॉर्म में। मतलब इन्होंने ये बोला कि देखिए एक लाइन तो ये है एल, एक लाइन ये है एम, और एक लाइन ये एन है। तो एल, एम और एन ये तीनों लाइन पैरेलल है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि एक ट्रांसवर्सल ये है पी और एक ट्रांसवर्सल ये है क्यू। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल पी है ना, ये इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रही है एल, एम और एन के बीच में। मतलब आप ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ इक्वल है। तो ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि ए बी और बी सी इक्वल है। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो ट्रांसवर्सल क्यू है ना, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट कट ऑफ करेगी। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि जब अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो डीई और ई एफ ये भी इक्वल होगा। हम ये कहेंगे यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन P cuts off equal intercepts. P cuts off equal intercepts AB and BC, AB and BC between L, M and N. इसका मतलब क्या है बेटा? इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब ये है कि AB और BC ये दोनों इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू BC। यहाँ पर प्रूव क्या करना है? टू प्रूव DE इज इक्वल टू EF। देखिए सीधा सीधा तो यही है, DE इज इक्वल टू EF। मुझे ये प्रूव करना है। तो कैसे होगा ये देखिएगा। DE इज इक्वल टू EF, ये चीज प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिएगा सॉल्यूशन में।
यहाँ पर बेटा सबसे पहले मुझे करना होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ए एफ। आप सबसे पहले ए और एफ को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ज्वाइन ए एफ। और ये जहां पर ये बीच में कट कर रहा है ना बेटा, इस वाले पॉइंट पे मैंने बोल दिया जी, ए जी एफ, ये इस तरीके से हो गया। पहले ये बता दीजिए यहाँ तक सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरी ऑडियो में वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को, ये बता दीजिए। नो सर। मुझे नहीं आ रहा। नहीं आया समझ में? नो सर। नहीं आया, ठीक है, दोबारा से समझिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 8 में ये दे रखा है कि देयर आर 3 लाइंस, 3 लाइंस हैं। एक लाइन है एल, एक लाइन है एम और एक लाइन है एम। तो एल, एम और एन, ये तीनों लाइंस जो है ये पैरेलल है। पहली चीज तो ये दे रखी है। फिर इन्होंने बोला कि दो ट्रांसवर्सल्स हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ये वो वाली लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को काटती हुई निकल जाती है ना। तो एक तो ट्रांसवर्सल ये हो गई पूरी पी, और एक ये क्यू वाली लाइन, ये पूरी की पूरी ट्रांसवर्सल हो गई। तो अब इन्होंने बोला कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना पी, ये बराबर टुकड़े काट रही है, अपनी लेंथ के बराबर टुकड़े काट रही है। यानी कि ए बी और बी सी, ये दोनों लेंथ जो है ये इक्वल है। इन्होंने ये बोला, एक तो ये चीज तो दे रखी है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखिए मैंने गिवन में लिखा है ये पूरा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दे रखा है। और फिर वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये जो दूसरी ट्रांसवर्सल है ना क्यों, ये भी इक्वल टुकड़े काटेगी। टुकड़ों को बोलते हैं इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स। ठीक, तो मेरे को अब प्रूव करना है कि डीई और ईएफ ये भी इक्वल होगा, ये चीज प्रूव करनी है। बताइए जी, समझ गए ना करना क्या है? यस सर। बताओ दिव्यांशी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बता दीजिए, बाकी भी सबको समझ में आ रहा है? विदित, यस सर। विदित क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? विदित, यस पालकी, सर। यस सर। पालकी क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आर्यन ओके, आदित्य, न्यासा, प्राजक्ता, यस सर। आदित्य, यस सर। ठीक है जी। कहीं पर भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, एक्चुअली मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ, तो मैंने अरेंजमेंट करा है छोटा सा बोर्ड का। तो अगर कहीं पर भी ऑडियो में वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज ना समझ में आए ना, प्लीज दोबारा पूछ लेना। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप समझ लीजिए 4 या 5 क्लास होगी, उससे ज्यादा फिर मैं वापस अपना ऑफलाइन ही करने वाला हूँ। तो 4 या 5 क्लास की है, तो इसमें कोशिश करना कि जितना हो सके समझ लेना। जो प्रॉब्लम आए पूछना मेरे से। तो आप देखिएगा, मैं अब इसमें आगे मेरे को ये प्रूव करना है कि डीई और ईएफ ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये चीज प्रूव करनी है। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन करा, मैंने ए और एफ को ज्वाइन कर दिया। और बीच वाला पॉइंट जो जहां पर ये ए एफ इस लाइन को काट रही है उसको मैंने बोल दिया जी। ठीक है, तो एक एक काम तो हमने ये करा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब आप देखिएगा, मैं ये कहूंगा इन ट्राइंगल ए सी एफ, इस तरफ लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ए सी एफ since in triangle ACF, since AB is equal to BC, since AB is equal to BC, यहां पर मैं लिख रहा हूं गिवन, ये दे रखा है कि AB is equal to BC है, means capital B, means capital B is the capital B is the midpoint of AC। इसका मतलब कैपिटल B, ये जो B है ये AC का मिड पॉइंट है। एंड BG is parallel to CF, and BG is parallel to CF, BG is parallel to CF, ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती थी कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए
किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो लाइन बनती है ना, ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। यहाँ पर क्या है कि ये ट्राइंगल है ए सी और एफ, ए सी और एफ, ये ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में आप ये देखिएगा कि बी जो है, बी तो ए सी का मिड पॉइंट है और बीजी जो है, ये वाली लाइन जो है ये सी एफ के पैरेलल है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। बताइए ये चीज समझ में आती है? अगर देखो, अगर ऐसा होता कि ये जो लाइन है ए सी, इसका मिड पॉइंट तो बी दे रखा है, और ये वाली जो लाइन है ए एफ, इसका मिड पॉइंट जी, मान लो ये दे रखा होता ये जी ए एफ का मिड पॉइंट है, तो मैं कहता कि बी जी सी एफ के पैरेलल हो जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये मिड पॉइंट नहीं दे रखा है लेकिन ये पता है कि इस वाली साइड का मिड पॉइंट बी है और ये वाली लाइन जो है बीजी ये सी एफ के पैरेलल है, तो जी उसका मिड पॉइंट ही तो होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बताइए समझे कि नहीं? यस सर। ये चीज समझ में आ गई? बाकी बच्चे बता दीजिए, क्लियर है ये चीज? Yes, यस sir. सर। ठीक है, दिव्यांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो हम ये कहेंगे Yes, sir. ओके ओके, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, so by midpoint theorem G is the midpoint of AF. G is the midpoint of AF. अच्छा जी, G is the midpoint of AF, इससे मैं क्या बोलूंगा, AG is equal to GF. It implies that AG is equal to GF. चलो जी, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे, अब दूसरा ट्राइंगल देखो, अब मैं कहूंगा अब ये उल्टा है ट्राइंगल, ये वाला एफ डी ए। नाउ इन ट्राइंगल एफ डी ए, अब मैं एफ डी ए ट्राइंगल की बात करता हूं, तो इसमें हम ये कहेंगे कि एफ जी इज इक्वल टू जी ए, या ये कह दो सीधा सीधा ए जी इज इक्वल टू जी एफ, एक ही बात है। ए जी इज इक्वल टू जी एफ फ्रॉम फर्स्ट, भाई ये फर्स्ट इक्वेशन में यही तो लिखा हुआ है, ए जी इज इक्वल टू जी एफ, मैंने दोबारा लिख दिया इसको। ठीक, एंड जीई इज पैरेलल टू एडी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है जीई एडी के पैरेलल है, एंड जीई इज पैरेलल टू एडी। समझ रहे हैं? हमने कहा ये पूरी की पूरी लाइन जब इस पूरी की पूरी लाइन के पैरेलल है, तो इस पूरी लाइन का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है जीई, इस पूरी लाइन का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है एडी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीई और एडी दोनों पैरेलल होंगे। जीई इज पैरेलल टू एडी। तो जब यहां से ये समझ में आता है कि जी जो है वो एफ ए का मिड पॉइंट है, जीई जो है वो एडी के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एफ डी। बताइए। So by midpoint formula, E is the midpoint of FD. E is the midpoint of FD. That is DE is equal to EF. DE is equal to EF. और बेटा यही प्रूव करना था मुझे। बताइए जी, क्लियर है? बताओ समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बाकी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और न्यासा? न्यासा क्लियर है? ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। विदित समझ गए ना?
यस सर। ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.2, और क्वाड्रिलेटरल में सबसे इंपॉर्टेंट यही सेकंड वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आपका काम क्या है कि इन सारे क्वेश्चंस को एक एक बार फिर से खुद से रिवाइज करेंगे, नोट करके खुद से एक बार लिख कर देखेंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप देखना एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो मैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA and AC is a diagonal. Show that. तो पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जैसा बना रखा है, मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं फिगर बना रहा हूँ, इसमें इन्होंने दिया है कि ये है ABCD, ABC और D। ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, और फिर इन्होंने कहा कि AB जो है ना बेटा, AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। तो ये दे रखा है। अब क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट, इन्होंने ये कहा कि P को Q से ज्वाइन करिए, P को Q से, Q को R से, R को S से और P को S से, इन सबको ज्वाइन कर लिया। ठीक, क्या दे रखा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। फिर इन्होंने बोला AC इज अ डायगोनल, और ये फिगर ऐसे दे रखी है कि A से C तक ऐसे एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रखा है, AC इज अ डायगोनल, ये गिवन है। अब ये कह रहे हैं शो दैट फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं शो दैट SR इज पैरेलल टू AC, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। देखिए बेहद आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल DAC, इसका सॉल्यूशन इन ट्राइंगल DAC, ये जो ट्राइंगल है DAC, इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इन ट्राइंगल DAC S is the midpoint of DA, S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC। R is the midpoint of DC, S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC। It implies that by midpoint theorem, by midpoint theorem क्या हो जाएगा
देखिए हम इसमें ये कहेंगे कि एस तो डीए का मिड पॉइंट है, आर डीसी का मिड पॉइंट है, तो ये जो एस आर है ये एसी के पैरेलल हो जाएगा। एस आर विल बी पैरेलल टू एसी एंड एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है डीएसी, तो उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इसका मतलब बाय मिड पॉइंट थ्योरम सीधा सीधा लिखिए एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये प्रूव हो गया। बताइए समझ गए? फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर? Yes, sir. ध्रुव क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं शो दैट PQ इज इक्वल टू SR। आपको ये शो करना है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है, ये चीज शो करनी है। तो देखिए जी इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। PQ इज इक्वल टू SR जब हमें शो करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां पर ट्राइंगल लिया था ना बेटा DAC, इसी तरीके से अब मैं ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल BAC। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC में हम ये बोलेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BA, P is the midpoint of BA, Q is the midpoint of BC, Q is the midpoint of BC, P is the midpoint of BA, Q is the midpoint of BC। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो PQ will be parallel to AC and PQ will be equal to half of AC by midpoint by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये हो गया। अच्छा, और ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट था ना, इस वाले को जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा है, इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो हम ये कहेंगे PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। फिर एक लाइन में लिखेंगे हम as proved in part first that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। तो यहां से क्या समझ में आता है? यहां से हम ये कह सकते हैं कि मैंने अभी तो देखा कि PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC, ये तो मैंने अभी देखा। फिर फर्स्ट पार्ट में मैं ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, ये मैं फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुका हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं इन दोनों को देखूं, PQ AC के भी पैरेलल है और PQ जो है PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, इसका मतलब PQ और SR दोनों पैरेलल है। It implies that PQ is parallel to SR। और देखिए ये जो PQ है ये भी हाफ AC के बराबर है और SR भी हाफ AC के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? PQ is equal to SR, PQ is equal to SR। तो हम ये कहेंगे so PQRS is a parallelogram and thus PQ is equal to SR। Proved। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये एक सफिशिएंट कंडीशन होती है जब वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर जैसे PQ और SR ये दोनों के दोनों पैरेलल भी हो जाए और इन दोनों की लेंथ इक्वल भी हो जाए, तो हम ये कहते हैं PQ SR इज अ
पैरेललोग्राम, ये सफिशिएंट कंडीशन होती है पैरेललोग्राम के लिए कि वन पेयर ऑफ साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल हो जाए। बताइए समझ गए? अगर समझ गए हैं तो चले आगे। यस सर। समझ गए? बाकी क्लियर है? बाकी क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखिएगा कि फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोला था कि ये प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला था पी क्यू इज इक्वल टू एस आर प्रूव करना है, और थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो वो शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये करना है। आप लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन पार्ट सेकंड, ऑलरेडी प्रूव्ड इन सेकंड पार्ट। ठीक है जी, ये हो गया एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद मैं नेक्स्ट देखूंगा, ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखता हूँ जरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये देखते हैं। इसमें दे रखा है ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले ये कहते हैं कि ABCD is a rhombus। तो पहले मैं rhombus बना लेता हूँ। ये वाली साइड हो गई A, ये हो गई B, ये C और ये D। ABCD is a rhombus। ABCD एक rhombus है and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively। तो AB का midpoint P है बेटा, BC का midpoint Q है, CD का midpoint R है और DA का midpoint S है। PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively। अब ये बोल रहे हैं कि शो दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर देखिए, मैंने P से Q को ज्वाइन कर दिया, Q से R को ज्वाइन कर दिया, S से R को ज्वाइन कर दिया और S से P को ज्वाइन कर दिया। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर टू प्रूव PQRS is a rectangle। ये मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है। अब देखिएगा क्या करेंगे, किस तरह से इसको आगे करेंगे हम। हमने ना यहाँ पर ये देखा कि इन्होंने बोल रखा है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस ABCD is a since ABCD is a rhombus, it implies that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। मतलब चारों साइड इक्वल है। P इसका मिड पॉइंट है AB का, तो यानी कि AP और PB इक्वल है, इसका मतलब BQ और QC इक्वल है, इसका मतलब CR और DR इक्वल है, इसका मतलब DS और ऐसे इक्वल है। ये सारी साइड्स इक्वल है। तो हम ये कहेंगे
जब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। मतलब जब ये साइड्स इक्वल हैं तो बेटा इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इन साइड्स का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो जो हाफ लेंथ्स हैं वो भी तो इक्वल होंगी। ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। अरे यस बाकी बच्चे बता दीजिए, सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, चलिए ओके, मैं आगे चलता हूँ। तो हाफ ऑफ ए बी का आधा क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा एपी भी ए बी का हाफ है, और जो बीपी है वो भी ए बी का हाफ है। तो इसका मतलब हाफ ए बी में मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं एपी भी लिख सकता हूँ और बीपी भी लिख सकता हूँ। मैं यहां से कहूंगा एपी या फिर बीपी। एपी और बीपी वैसे भी इक्वल ही है, तो हाफ ऑफ ए बी है ये एपी। चाहे तो एपी बोल दो चाहे बीपी बोल दो, दोनों इक्वल है। ऐसे ही हाफ बीसी की जगह बीसी का हाफ क्या होगा? या तो बीक्यू या क्यूसी। तो आप यहाँ पर बीक्यू भी लिख सकते हो और क्यूसी भी लिख सकते हो। इसी तरह से सीडी का हाफ क्या है? सीआर भी है और डीआर भी है, तो आप यहाँ पर सीआर भी लिख सकते हैं या डीआर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली डी ए का हाफ क्या है? डीएस और एएस, तो आप डीएस भी लिख सकते हैं और एएस भी लिख सकते हैं। मतलब ये सारी लाइंस इक्वल हैं, एपी बीपी बीक्यू सीक्यू सीआर डीआर डीएस डी, ऐसे ये सब इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है विदित? बताइए। नहीं है? चलो जी आगे चलता हूँ मैं। अब इसके बाद ये करने के बाद में अब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ना एक काम करते हैं कि एसी को ज्वाइन कर देते हैं। एसी को ज्वाइन कर देते हैं और फिर ये कहेंगे कि सबसे पहले इन ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी की बात करेंगे पहले। इन ट्राइंगल बी ए सी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए। इन ट्राइंगल बी ए सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए, पहले तो ये। फिर मैं बोलूंगा पी तो बी ए का मिड पॉइंट है एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, इस तरफ कर रहा हूं, ये बीच वाला मिटा रहा हूं मैं। So P in triangle BAC, P is the midpoint of BA and Q is the midpoint of BC. So by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Note करेंगे. So by midpoint theorem,
PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ये हो गया, वही काम मैं करूंगा। अब ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट आएंगे ना, इसको मैं बोल दूंगा फर्स्ट, फिर मैं कहूंगा इन ट्राइंगल DAC, नाउ इन ट्राइंगल DAC। अब अगर मैं DAC ट्राइंगल की बात करूं तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC, R is the midpoint of DC. So by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। इसको बोल देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। और फिर वही बात है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, फर्स्ट इक्वेशन बोलती है कि PQ भी AC के पैरेलल है और सेकंड इक्वेशन बोलती है कि SR भी AC के पैरेलल है। PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, इसका मतलब PQ और SR आपस में भी पैरेलल है। तो हम यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ जो है वो भी हाफ AC के इक्वल है, SR जो है वो भी हाफ AC के इक्वल है, इसका मतलब PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। सो PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. अब आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ABCD ये एक रोम्बस है, और इस ABCD में हमने ये देखा कि AP हो गया, BP, BQ, CQ, CR, DR, DS, ऐसे सारे के सारे तो इक्वल है, ये सब इक्वल है। तो हम इसमें ये कहेंगे कि जब अगर मैं ट्राइंगल BQP की बात करूं तो हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखिए मेरा टारगेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे प्रूव करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये चीज प्रूव करनी है। लेकिन मैं अभी तक ये प्रूव कर पाया हूँ कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल भी अगर मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो फिर उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहा जाएगा। रेक्टेंगल वही होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, और पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम रेक्टेंगल बोल देते हैं। तो मेरा टारगेट बस ये है कि ये जो PQRS है ना, इसमें चाहे तो ये वाला एंगल, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर चलूंगा मैं। अब आप ये देखिएगा कि अगर मान लो यहाँ पर ये जो BQ है और ये जो BP है ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी x होगा और ये वाला एंगल भी x होगा, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो मैंने इसको भी x और इसको भी x मान लिया। सिमिलरली आप ये देखिएगा ये वाली साइड CQ और ये वाली साइड CR ये भी इक्वल है और इन दोनों साइड्स के इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल वो इक्वल होंगे। ठीक, तो यानी कि ये वाला एंगल भी x हो गया और ये वाला एंगल भी x हो गया। समझ गए? फिर हमने कहा कि ऐसे ही ये AP और AS ये भी इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी x, ये वाला एंगल भी x। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं बताइए? क्लियर है ना इतना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. और इसी तरीके से ये वाला एंगल भी x और ये वाला एंगल भी x। और अब मैं क्या करूंगा, आप ये देखिएगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल x प्लस ये वाला एंगल ये भी x, ये बीच वाला एंगल
इसको मैं कुछ भी मान लो मैंने इसको y मान लिया, तो x प्लस वाई प्लस एक्स, ये एक लाइन पर बनने वाले तीन एंगल हैं। तो जब लाइन पर बनते हैं किसी एक पॉइंट पर, लाइन पर ऐसे एंगल बनते हैं तो उसको लीनियर पेयर बोल देते हैं। हालांकि ये पेयर तो नहीं है, पर ये तीन एंगल्स हैं, हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, ये आएगा x प्लस वाई, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा। यहां तक क्लियर? बताइए। आप एक काम करिएगा, पी क्यू आर एस एस पैरेललोग्राम मैंने यहां तक प्रूव करवाया है, इसके आगे आप ट्राई करिए। अगर आपसे हो जाता है प्रूव तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाऊंगा, कल की क्लास में करवाता हूँ। ठीक है। इसके क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 8.2 के, देखिए टोटल सिर्फ 7 क्वेश्चन है। आप कोशिश करो, अगर आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सारे ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन ट्राई करना है एक बार। ठीक, इसके आगे आपको क्या करना है, आपको बस कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। वो आप देखिए किस तरीके से, देखो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाता हूँ। सही है जी, आज फिर इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। सर